वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लासेस में हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था कि कितने प्रकार के जीन्स जो मेनली यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। तो लास्ट हमने जो टॉपिक छोड़ा था वो था जीन स्ट्रक्चर। तो पढ़ेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक जीन या प्रोकैरियोटिक जीन की संरचना। तो मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस कौन सी रहेगी, इंट्रॉन, और कोडिंग सीक्वेंस कौन सी रहेगी, एक्सॉन्स। ठीक है, तो मैंने जो पहले वाली क्लास हुई थी उसमें बेसिक्स बता दिए थे कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिसे हम इंट्रॉन कहेंगे उसमें नॉन एक्टिव जीन्स होते हैं और कोडिंग सीक्वेंस जिन्हें हम एक्सॉन्स कहते हैं इनमें एक्टिव जीन्स उपस्थित होते हैं। मीन्स कोडिंग सीक्वेंस में वे सभी सूचनाएं उपस्थित होंगी जो एमआरएनए का संश्लेषण करेगी और उसके बाद में उससे प्रोटीन बनाने का कार्य करेगी, जबकि जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं इनके अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो मैंने एक बात ये भी बताई थी कि प्रोकैरियोटिक जीन की जो संरचना होती है उसके अंदर इंट्रॉन या नॉन कोडिंग सीक्वेंस कम ही पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था कि जो प्रोकैरियोट्स की जो जीन्स होती है उन जीन्स में कोडिंग सीक्वेंस ही पाई जाती है, या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं ये या तो अनुपस्थित होते हैं या कम ही मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जीन होती है ये प्रोकैरियोटिक जीन सतत डीएनए खंडों का अनुक्रम होती है जिन्हें कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो जो प्रोकैरियोटिक जीन की संरचना होगी उसमें क्या होगा कि ये जो जीन्स होती है मीन्स ये प्रोकैरियोटिक जो जीन्स होती है इनमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं वो कम ही पाए जाते हैं और इनमें एकल सतत डीएनए खंडों का अनुक्रम पाया जाता है जिन्हें सिस्ट्रॉन कहा जाता है। अर्थात ये प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इन्हें सिस्ट्रॉन क्यों कहेंगे? क्योंकि वे जो डीएनए खंड है वो सतत डीएनए खंड होंगे और इन्हें यहाँ पे एक्सॉन कहने के बजाय इन्हें सिस्ट्रॉन कहेंगे। इन्हें सिस्ट्रॉन क्यों कहेंगे? क्योंकि यह प्रोटीन के लिए कोड करने का कार्य करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जीन्स में नॉन कोडिंग सीक्वेंस जिन्हें इंट्रॉन कहते हैं कम ही पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें एकल सतत डीएनए खंडों का अनुक्रम पाया जाता है या एकल सतत डीएनए खंड पाए जाते हैं जिन्हें सिस्ट्रॉन कहते हैं और ये सिस्ट्रॉन प्रोटीन कोड करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक सिस्ट्रॉन या एक सिस्ट्रॉन एक एमआरएनए के अणु को कोड करने का कार्य करता है। तो सिस्ट्रॉन के लिए अदर पॉइंट क्या हो गया कि एक या प्रत्येक सिस्ट्रॉन एक एमआरएनए अणु को कोड करने का कार्य करता है और ये एक एमआरएनए का अणु पुनः प्रोटीन को कोड करने का कार्य करेगा। मीन्स ये जो सिस्ट्रॉन है
ये इसका एक अणु एक mRNA अणु को कोड करता है जो बाद में पुनः प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। अब मैं इसकी स्ट्रक्चर बता देती हूँ जिससे आपको इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी और एग्ज़ाम में अगर आपके शॉर्ट नोट आते हैं तो उसे इसी प्रकार से समझाना है। तो देखो, तो आपकी जो प्रोकैरियोटिक जीन होती है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। तो इस प्रोकैरियोटिक जीन में मैंने पहले ही बता दिया कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस कम ही पाई जाती है, तो ये हो गई इसकी नॉन कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो अब देखो, ये जो प्रोकैरियोटिक जीन होती है, इस प्रोकैरियोटिक जीन में 5' व 3' सिरे उपस्थित होते हैं। तो 5' सिरे का वह क्षेत्र जहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है लीडर कहलाता है, और 3' सिरे का वह क्षेत्र जहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होता है वो भाग ट्रेलर कहलाता है, और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट इनिशिएशन साइट कहलाती है। मीन्स ये जो इनिशिएशन साइट होती है वो 5' सिरे की तरफ उपस्थित होती है, और इस इनिशिएशन साइट से ट्रांसलेशन शुरू होता है, और ये इनिशिएशन साइट टर्मिनेशन साइट टी पे जाके ख़त्म होती है। मीन्स ट्रांसलेशन यहाँ से शुरू होके यहाँ की तरफ ख़त्म होता है। तो कंप्लीट अगर मैं बात करूँ तो ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये है कोडिंग सीक्वेंस, ठीक है, जिसे बोलेंगे हम एक्सॉन। अब देखो कि यह 5' से 3' की तरफ उपस्थित होती है। 5' सिरे को अप स्ट्रीम कहते हैं और 3' सिरे को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो 5' सिरा और 3' सिरा वे एंड्स होते हैं जो ट्रांसलेशन में उपयुक्त नहीं होते हैं, या ये वो भाग होते हैं जो ट्रांसलेशन में काम नहीं आते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि 5' और 3' सिरे वे क्षेत्र होते हैं जिनमें ट्रांसलेशन नहीं होता है या ये उसमें भाग नहीं लेते हैं। अब 5' सिरे का वह क्षेत्र जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है लीडर कहलाता है, और 3' सिरे का वह क्षेत्र जो ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेता है ट्रेलर कहलाता है, और लीडर भाग से इनिशिएशन वो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होता है, या मैं यूँ कहूँ कि ये जो लीडर भाग होता है वहाँ से ट्रांसलेशन की शुरुआत होती है। तो इस क्षेत्र को बोलेंगे इनिशिएशन साइट, और जब ये ट्रांसलेशन एक सिरे पे जाके ख़त्म हो जाता है, जो सिरा होता है 3' सिरा, इस 3' सिरे पे जाके जब ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाता है
तो इस एरिया को बोलेंगे टर्मिनेशन साइट, जहाँ पे टर्मिनेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से इनिशिएशन से तो शुरुआत हुई और टर्मिनेशन पे जाके अनुलेखन खत्म हो चुका है। अब देखो, ये जो 5 डेज सिरा है इसे अपस्ट्रीम कहते हैं और जो 3 डेज सिरा है उसे डाउनस्ट्रीम कहते हैं। मीन्स जो ट्रांसलेशन होता है वो 5 डेज सिरे मीन्स अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ होता है और इस तरह आपकी प्रोकैरियोटिक जीन की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है आपके स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन। तो यूकैरियोटिक जीन मैंने बता दिया कि इसकी जो आइडल स्ट्रक्चर मैं कहूँ तो एक्सोन व इंट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है। जहाँ मैंने ये बताया आपको कि प्रोकैरियोट्स में नॉन कोडिंग सीक्वेंस या मैं यूँ कहूँ कि इंट्रॉन कम ही मात्रा में पाए जाते हैं, उसी प्रकार जो यूकैरियोटिक जीन होती है वो दोनों प्रकार के अनुक्रमों से मिलकर बनी हुई होती है। मीन्स यह कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टाइप के सीक्वेंस से मिलकर बनी हुई होती है। तो नेक्स्ट आएगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक जीन्स होती है वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंस से मिलकर बनी हुई होती है। मीन्स यह इंट्रॉन व एक्सोन दोनों से बनी हुई जीन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि जो यूकैरियोटिक जीन होगी उसमें एक्सोन व इंट्रॉन दोनों पाए जाएंगे और उसके अलावा क्या होगा, इसमें 2 प्रकार के बेसल प्रोमोटर्स और अनेक प्रकार के ट्रांसक्रिप्शनल या ट्रांसलेशन वाले रीजन्स उपस्थित होंगे। तो मैंने बताया कि यूकैरियोटिक जीन में क्या होगा कि ये जो जीन होती है ये एक्सोन व इंट्रॉन अर्थात नॉन कोडिंग व कोडिंग दोनों सीक्वेंस से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। इसके अलावा इसमें 2 बेसल प्रोमोटर्स पाए जाते हैं और अनेक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूं कि यूकैरियोटिक जीन किस किस से मिलकर बनी हुई होती है कि ये एक्सोन व इंट्रॉन, 2 बेसल प्रोमोटर और अनेक प्रकार के रेगुलेटर्स से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। अब देखो, इस जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है मैंने इसमें बताया कि इसमें 2 बेसल प्रोमोटर्स भी होते हैं। तो ये प्रोमोटर्स कौन से होंगे, CAAT और TATA बॉक्स। तो मैंने बताया कि एक्सोन इंट्रॉन अनेक प्रकार के रेगुलेटर्स और 2 बेसल प्रोमोटर्स से मिलकर ये संरचना होती है। तो ये जो प्रमोटर है ये कौन कौन से होंगे, CAAT बॉक्स व टाटा बॉक्स। तो ये बेसल प्रोमोटर क्या होंगे, CAAT बॉक्स व टाटा बॉक्स। तो एक्चुअल में ये प्रोमोटर वह स्थान है जहाँ से एंजाइम आकर जुड़ता है। मीन्स जब ये सीक्वेंस आएगी इस सीक्वेंस पे आके एंजाइम जुड़ेगा और आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होने का कार्य होता है। तो जो CAAT बॉक्स है उसमें A और T रिच
रीजन्स पाए जाएंगे, मीन्स इनकी मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। और जो TA रीजन्स है उसमें T और A की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। मीन्स जो DNA सीक्वेंस होगी उस DNA सीक्वेंस में थायमिन और एडेनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी और उसमें साइटोसिन और एडेनिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी। और इस तरह ये बेसल प्रोमोटर्स होते हैं जो यूकैरियोटिक संरचना का निर्माण करने में हेल्पफुल होते हैं, या उसकी संरचना के कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं। और इन बेसल प्रोमोटर्स से आकर ही एंजाइम जुड़ते हैं और जिससे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसमें भी सेम प्रोकैरियोटिक जीन की तरह वही 5 डेज 3 डेज सिरे होते हैं, ठीक है। वही अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड्स होते हैं। और वही मैं बना के बता देती हूँ एक बार स्ट्रक्चर। तो ये हुई आपकी यूकैरियोटिक जीन की संरचना। तो इसका ये पोर्शन जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक जीन पढ़ाई थी उसमें ये पोर्शन रखा था, तो वो पोर्शन पे यहाँ पे लिखा था मैंने प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स कौन से हो गए कि जो यूकैरियोटिक जीन है उसकी संरचना का निर्माण एक्सॉन इंट्रॉन मीन्स कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उसके अलावा 2 बेसल प्रोमोटर्स और रेगुलेटर्स मिलकर उसकी जीन की संरचना का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो वो 2 प्रोमोटर्स थे वो कौन कौन से हो गए, CAAT बॉक्स व टाटा बॉक्स, तो ये उसके बेसल प्रोमोटर्स हो गए। प्रोमोटर्स वह रीजन्स होते हैं जहाँ पे आके एंजाइम जुड़ते हैं। और अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो ये जो डायग्राम है वो आएगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक जीन। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन। तो जीन की संरचना या DNA खंडों की सीक्वेंस उसके विशिष्ट कार्य के लिए व्यवस्थित होते हैं, जिसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो मैं यूँ बोलूँ कि जीन की संरचना में DNA खंड अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए ही व्यवस्थित या अरेंज कंडीशन में होते हैं, तो इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। या मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो जीन की जो संरचना होती है उसमें DNA सीक्वेंस की जो खंड होते हैं ये खंड एक अपनी अपनी अलग व्यवस्था में स्थित होते हैं और इस व्यवस्था के कारण ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और विभिन्न कार्य करते हैं और विभिन्न टाइप के एंजाइम्स और प्रोटीन्स को कोड करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो जीन में DNA खंडों का या DNA की जो सीक्वेंस होती है उनका एक व्यवस्थित रूप या व्यवस्थित अनुक्रम ही जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। और प्रत्येक जीन
अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए या किसी संश्लेषण के लिए अपने आप को एक व्यवस्थित क्रम में रखती है, जिसे बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जीन एक्सप्रेशन के कुछ अवयव या कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक व्यवस्थित प्रोकैरियोटिक जीन में एक्सोन व इंट्रॉन भाग होते हैं। तो मैं यूँ कहूँ कि जो डीएनए की, या मैं यूँ कहूँ कि जो जीन होती है उसमें एक्सोन व इंट्रॉन अर्थात कोडिंग व नॉन कोडिंग दोनों प्रकार की सीक्वेंस मिलके जीन की संरचना का निर्माण करती है। और जो वास्तविक जीन होती है वो कैप्साइड से लेकर पॉलीटेल साइट तक का रीजन ही वास्तविक जीन कहलाता है। तो कंपोनेंट्स जीन एक्सप्रेशन के अवयव में क्या आएगा, फर्स्ट लाइन कि यह एक्सोन व इंट्रॉन कोडिंग व नॉन कोडिंग सीक्वेंस से मिलकर बनी हुई होती है और कैप साइट से लेकर पॉलीटेल साइट तक का क्षेत्र ही इसमें वास्तविक जीन होता है। मीन्स जहाँ से अनुलेखन होता है वह अनुलेखन साइट कौन सी होती है, कैप साइट से लेकर पॉलीटेल साइट तक ही अनुलेखन की साइट होती है। और कैप साइट क्या होती है कि कैप साइट जीन के अनुलेखन की स्टार्ट साइट होती है। मीन्स जब अनुलेखन होगा तो उसका प्रारंभन या इनिशिएशन कहाँ से होगा, कैप साइट से। तो कैप साइट से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कैप साइट क्या हो गई, इसमें अलग अलग बॉक्स की बात करें हम अगर, तो CAAT और TATA बॉक्स, ये बॉक्स कहलाएंगे प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स मैंने बताया था क्या होते हैं कि ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ से एंजाइम आकर जुड़ता है, और जब एंजाइम आकर जुड़ेगा तो अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो जीन एक्सप्रेशन के अवयव में सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे कि प्रोमोटर, तो प्रोमोटर वह क्षेत्र होते हैं जिनकी नंबर 2 होती है, मैंने बता दिया। और वो प्रमोटर कौन कौन से होते हैं, CAAT और TATA बॉक्स। ये वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे एंजाइम आके जुड़ेगा और एंजाइम आकर जुड़ने से वहाँ क्या होगा, अनुलेखन की प्रक्रिया आगे शुरू होगी। फिर आती है सेकंड कैप्साइड। कैप्साइड वह क्षेत्र होता है जहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होने का कार्य होता है। मीन्स यहाँ पे प्रोमोटर आके जुड़ेगा, और जब प्रोमोटर आके जुड़ेगा तो अनुलेखन की प्रक्रिया का इनिशिएशन या प्रारंभन होगा। फिर आते हैं आपके जो स्टार्ट कोडोन होते हैं, वो होते हैं AUG। तो स्टार्ट कोडोन यहाँ से अनुलेखन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने का कार्य शुरू हो जाता है। फिर आता है आपके पॉलीटेल साइट। पॉलीटेल साइट कौन सा स्थान होगा कि जहाँ पर अनुलेखन आकर खत्म होता है वह साइट कहलाएगी पॉलीटेल साइट। मीन्स कैप साइट और पॉलीटेल साइट वह साइट होती है जहाँ पे अनुलेखन नहीं होता है, लेकिन वहाँ से अनुलेखन स्टार्ट होके ख़त्म होता है, तो वो कैप साइट और पॉलीटेल साइट कहलाती है। और जो ये पॉलीटेल साइट है, इस पॉलीटेल साइट में आकर अनुलेखन समाप्त हो जाता है, या जब अनुलेखन समाप्त हो जाता है तब पॉलीटेल साइट पे आके वो अनुलेखन समाप्त होगा। तो इसका पता कैसे चलेगा
कि जब कोई सीक्वेंस पॉलीटेल साइट पे आके रुक जाती है, इट मीन्स उसका अनुलेखन हो चुका, यहाँ पे उसका टर्मिनेशन हो जाता है, यहाँ अनुलेखन समाप्त हो जाता है। और इसमें होता है 5 डेज व 3 डेज सिरे। तो 5 डेज और 3 डेज सिरे कौन कौन से होंगे? अप स्ट्रीम को 5 डेज सिरा और डाउन स्ट्रीम को 3 डेज सिरा कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि जब अनुलेखन स्टार्ट होता है तो वह अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ होता है, मीन्स 5 डेज से 3 डेज की तरफ होगा। और 5 डेज को इनिशिएशन और टी डेज को टर्मिनेशन साइट कहते हैं। मीन्स इनिशिएशन से तो स्टार्ट हुआ और टर्मिनेशन पे जाके अनुलेखन खत्म हो चुका या समाप्त हो चुका। और कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होगी? नॉन कोडिंग वो होगी जिसमें एक्टिव जीन्स अनुपस्थित होंगे और वो किसी प्रोटीन या एमआरएनए का संश्लेषण नहीं करेगा। और कोडिंग सीक्वेंस वह होगी जो प्रोटीन और एमआरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करती है। फिर उसके बाद में आता है आपके रिपोर्टर जीन। ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं? जीन एक्सप्रेशन के अवयव या कंपोनेंट्स। तो फिर आती है रिपोर्टर जीन्स। रिपोर्टर जीन्स रूपांतरित अनुक्रम को पहचानने का कार्य करती है। तो इसके कौन कौन से अवयव हो गए? प्रोमोटर्स, कैप्साइट, टीएजी, एयूजी, पॉलीटेल साइट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, कोडिंग एवं नॉन कोडिंग रीजन्स। फिर आता है रिपोर्टर जीन। तो रिपोर्टर जीन्स वे जीन्स होती हैं जो रूपांतरित अनुक्रम को पहचानने के लिए कार्य करती है, या मैं यूँ कहूँ कि ये किसी सीक्वेंस या ट्रांसपोजोन्स से जाके जुड़ जाती है, या ये उस सीक्वेंस से जाके जुड़ जाएगी जो रूपांतरित हुई है, या ट्रांसपोजोन्स से जाके जुड़ जाती है जिससे उस सेल को पहचान लेते हैं हम कि ये सेल रूपांतरित हुई है कि नहीं। तो रिपोर्टर जीन का क्या कार्य होता है? ये किसी सीक्वेंस को चिन्हित करने का या मार्क करने का मार्कर की तरह कार्य करती है कि जैसे ये कोई सीक्वेंस है तो ये उसके जाके जुड़ जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि ये जो जीन की संरचना है ये यहाँ से रूपांतरित हुई है। तो जहाँ से ये रूपांतरित होती है वहाँ पे ये रिपोर्टर जीन जाके जुड़ जाती है और उसको मार्कर की तरह मार्क कर देती है या चिन्हित करने का कार्य करती है। फिर आती है एनहांसर एंड साइलेंसर। तो एनहांसर जीन कौन सी होती है? वे जीन्स जो जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है, या वे सीक्वेंस जो जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है एनहांसर जीन्स कहलाती है। और साइलेंसर जीन्स वे सीक्वेंस या वे जीन्स जो जीन एक्सप्रेशन को घटा देती है, साइलेंसर जीन्स कहलाती है। और इस तरह आपके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन की संरचना और जीन एक्सप्रेशन व उसके अवयव खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। थैंक यू।